प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो आपको प्री बोर्ड के समय पर 4 सेट जारी किए गए थे कक्षा 10वीं और 12वीं के विषयों के, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा 2023 में आने की इनकी पूर्ण संभावना है। तो उसमें से कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का सेट ए यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए अब हम सेट के क्वेश्चंस देखेंगे। ये रहा, देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ यानी कि सेट ए 2022-23 के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये विषय हिंदी कक्षा 10। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में। इसका सही उत्तर है 3 भागों में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, किसे कहा गया है? तो आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन बा सही है यानी बी सही है, उद्धव को। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है या होता है? तो इस 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा अर्ध सममात्रिक छंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है यानी क्या है? तो इस 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर है द देशभक्ति की भावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धीरे धीरे रोने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है यानी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी वह धीरे धीरे रोने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण किस प्रकार के भेद वाला है? तो इसमें सा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं, क्या बना देते हैं? देखिए, नाटक घर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। परशुराम अपना गुरु भगवान यानी किस भगवान को मानते थे? इसका सही उत्तर है परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। दूसरा क्वेश्चन, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को डैश डैश कहते हैं यानी क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अनुभाव कहते हैं, यानी कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। तो इसमें इनमें से अनुभाव सही होगा, इसमें शिव सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी का। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है महाकाव्य, यानी विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को हम महाकाव्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डैश डैश तक चलती थीं, इसका सही उत्तर होगा फागुन मास तक, यानी दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है विधानवाचक, यानी ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 6। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ डैश डैश की तरह चमक रहे हैं। देखिए इसका सही उत्तर होगा चांदी की तरह चमक रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सही जोड़ी बनाने का। आइए पहला देखते हैं, उत्साह कविता। उत्साह कविता को हम मिलाएंगे ऑप्शन घा से, जो कि है एक आह्वान गीत। इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मानवीय क्रियाओं का आरोप, ये होगा मानवीकरण अलंकार है ये। रिपोर्ताज की भाषा, ये किससे संबंधित? फ्रेंच से संबंधित है। सफ़ेद पोश किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। सफ़ेद पोश का मतलब होता है भद्र व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी। और सबसे लास्ट अज्ञे, अज्ञे का मतलब होता है तार सप्तक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक वाक्य में उत्तर देने वाले। इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है विवाह के 2 भेद हैं। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका सही उत्तर है, शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद हमेशा प्रधान और अव्यय होता है। चलिए 5वां क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो उत्तर देखते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो देखते हैं, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 5 सत्य असत्य वाले ये क्वेश्चन है। पहला, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये कथन सत्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद हैं, ये कथन असत्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये कथन सत्य है। चलिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये कथन सत्य है। देखिए, रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, तो ये कथन असत्य है। पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, इसका ये कथन असत्य है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए, आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम इस क्वेश्चन में लिखना है। यह क्वेश्चन 2 नंबर का है। रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल कवि श्री केशव दास जी हैं। आप अन्य कवियों के नाम भी लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे कवियों के नाम आप लिख सकते हैं जो रीतिकालीन कवि कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्षणवाद का महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया। दूसरा पॉइंट है बिंब। इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसीदास अथवा नागार्जुन, इन दोनों में से एक की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। यानी इनकी काव्य वाली विशेषताएं लिखनी है इन बिंदुओं के आधार पर, यानी कि इनकी 2 रचनाएं लिखनी है हमें और उनके कला पक्ष लिखना है। तो आइए एक एक करके हम आपको दोनों क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए ये देखिए, पहला लेंगे हम तुलसीदास। इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली रचना मान लीजिए रामचरितमानस, दूसरा कवितावली, या आपको अगर अन्य किताबों से आपने अन्य दूसरी रचना याद की हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, कला पक्ष। अब तुलसीदास जी का हम कला पक्ष देखते हैं। तुलसीदास की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। भाषा में अवधी ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा की लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। यानी जो तुलसीदास जी थे वो अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे उनके शब्दों का, और कहीं कहीं पे अरबी और फारसी भाषा की लोकोक्तियों का भी उसमें प्रयोग करते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित्त, सोठा, हरिगीतिका, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी के काव्य में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। आइए अब हम देखते हैं इसके नागार्जुन का, देखते हैं अथवा वाला नागार्जुन का देखते हैं। तो देखिए नागार्जुन के बारे में अब हम जानकारी लेंगे, उनकी विशेषताएं।
सबसे पहले दो रचनाएं नागार्जुन जी की। सतरंगे पंखों वाली, दूसरा है युग धारा। या आपको अगर अन्य कोई रचनाएं उनकी याद है नागार्जुन जी की, तो वो दो रचनाएं आप लिख सकते हैं। दूसरा, आइए नागार्जुन जी का कला पक्ष देखते हैं। नागार्जुन की भाषा सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है, जो हम जनरली यूज करते हैं। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट, मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनका प्रतीक विधान और बिंब योजना भी श्रेष्ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ये क्वेश्चन है 2 नंबर का ही। ये देखिए आंसर देखते हैं। गोपियां कहती हैं, हे उद्भव, योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त यानी कि मन अर्थात मन अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है जिनका मन स्थिर नहीं है, कभी एक चीज़ मांगता है, कभी दूसरी चीज़ मांगता है, तो एक जगह स्थिर नहीं होता। उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं बदलती रहती हैं। अर्थात जो चंचल मन वाले हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं। चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। राम के स्वभाव की विशेषताएं। पहली विशेषता थी, राम स्वभाव से मृदुभाषी, कोमल और विनम्र हैं। दूसरी विशेषता श्री राम जी की है, राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। तो ये उनकी श्री राम जी की 2 विशेषताएं हो गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2 नंबर का है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। फागुन प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है। यह ऋतुओं की राजा मानी जाती है। बसंत ऋतु ऐसी होती है कि हर मन को संतुष्टि देकर पेड़ पौधों को भी नव श्रृंगार देती है। इतना सुहावना मनोहर वातावरण किसी अन्य ऋतु में नहीं रहता है, इसलिए यह अन्य ऋतुओं से भिन्न है। तो आप देखते हैं बसंत ऋतु यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पुरानी पत्तियां झड़कर उनका नई पत्तियां और फूल आते जाते हैं, तो वो एक सुंदर वातावरण निर्मित करता है। इसलिए उन्होंने बताया है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, यानी कि बसंत ऋतु में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों, वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी कितनी सरलता से इसको एक सार में पो दिया गया है। देखिए जब फसल उगती है उसमें हमें पानी का यूज करते हैं, लाखों लोगों के हाथों का स्पर्श होता है। एक फसल खड़ी करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता भी होती है, एक फसल को सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, और वायु की मंद गति, उसमें वायु यानी हवा के झोंके वगैरह की आवश्यकता होती है। तो कितनी सारी चीज़ों को फसल में समाहित करके नागार्जुन जी ने फसल का वर्णन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। खंड काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, ये देखिए, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, जो खंड काव्य होता है उसमें केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो 2 विशेषताएं हो गई। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसी के अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का,
स्थायी भाव संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखना है। आइए इस प्रश्न के उत्तर देखते हैं हम। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, आइए चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं स्थायी भाव, दूसरी तरफ लिख लेते हैं संचारी भाव। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अब संचारी भाव, संचार का मतलब होता है चलना, तो संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि पानी में बुलबुला एकदम बनता है और फूटकर नष्ट हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार संचारी भाव का यहाँ पर वर्णन किया है। दूसरा देखते हैं अंतर स्थायी भाव में। स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। इसकी कितनी है? स्थायी भाव की संख्या 10 है। चलिए दो अंतर हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब देखिए उदाहरण दिया गया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये इसका उदाहरण हमें लिखना है। चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए जब किसी का वर्णन हम अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कर देते हैं तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी नदी, बड़ी नदी को देखकर हमें आभास हो जाता है घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी यहाँ पे अतिशयोक्ति कर दी। कैसी? कि राणा ने सोचा कि ये घोड़ा कैसे पार जाएगा, उतनी देर में तो घोड़ा उधर पहुँच गया। तो हमने इसमें अति करके किसी चीज़ का वर्णन कर दिया है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखना है। यह भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। देखिए अब यहाँ पर दिया है हमने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम। तो क्षितिज भाग 2 की जो बुक है उसकी जो निबंध रचना है जिसका नाम संस्कृति है, तो वही इसका एक नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है हमें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक तरफ हम कहानी ले लेते हैं, तो ये उत्तर देखते हैं। एक तरफ हमने कहानी ले लिया, एक तरफ उपन्यास। तो पहला अंतर देखते हैं। कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। यानी हम जीवन जी रहे हैं, हमारी कोई एक घटना है, एक खंड है, तो उसका वर्णन हम कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। जबकि उपन्यास बहुत बड़ा होता है, उसमें हमारी पूरा जीवन, यानी आप जब तक 80-90 साल 100 साल जीते हैं मान लीजिए, तो उसमें आपने जितनी भी घटनाएं की होंगी, जितना भी जीवन जिया होगा, सारा वर्णन हम उपन्यास में कर सकते हैं। दूसरा अंतर है कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है, यानी शॉर्ट होता है, और उपन्यास का जो कथानक है, जो कथा वस्तु है, वो कैसी होती है? विस्तृत। यानी कि किसी भी चीज़ को हम विस्तृत यानी कि डिटेल में हम बताते हैं। तो ये अंतर हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वयं प्रकाश जी और मन्नू भंडारी जी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। यानी दोनों की हमें 2-2 रचनाएं लिखनी है, दोनों की हमें भाषा शैली लिखनी है। पर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अथवा लगे होने के कारण
या तो स्वयं प्रकाश जी की दो रचनाएं लिखनी है या भाषा शैली लिखनी है, या फिर मनु भंडारी जी की दो रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। तो हम आपको इस वीडियो में दोनों बता रहे हैं। देखिए, अब देखते हैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में। इनकी दो रचनाएं, देखिए, सूरज कब निकलेगा, बीच में विनय, या आपको इनकी स्वयं प्रकाश जी की अन्य कोई रचनाएं याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसलिए ये लाइन लिखी है। अब भाषा शैली देखते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक मिलती है, यानी जो उनकी कहानियाँ होती थी वो रियलिटी पर आधारित होती थी। वे विषय की ऊपरी सतह की बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी रचनाओं में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक किस्से गोई शैली एवं मध्य वर्गीय जीवन शैली का चित्रण मिलता है, यानी मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति है, जो जीवन यापन करते हैं, उनकी जो वास्तविक जीवन शैली है, उनकी कहानियों में उसका चित्रण, यह वर्णन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब देखते हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में। मन्नू भंडारी जी के बारे में इनकी दो रचनाएं, महाभोज और दूसरी है आपका बंटी, या आपको मन्नू भंडारी जी की अन्य कोई दो रचनाएं याद हों तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। आइए इनकी भाषा शैली देखते हैं। मन्नू भंडारी जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। उनकी रचना में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भावनात्मक, वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक तथा संवाद शैली के रूप अपनाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चलिए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर। सेनानी ना होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें अटूट श्रद्धा थी। उसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अथवा वाला। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, लिखी? इसका उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा माना और उसका सम्मान किया तथा उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने विलाप उसे करती हुई पतोह को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का मान व्यक्त किया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका अथवा वाला है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अपने विवेक के द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति आविष्कार करने वाला ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अच्छा, पहला दूसरा, दो भाषाएं बोलने वाले को क्या बोलते हैं, और दूसरा जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, दो भाषाएं बोलने वाला उसे हम कहते हैं द्विभाषी, और दूसरा क्वेश्चन है जिसका वर्णन ना किया जा सके वो उसको बोलते हैं अवर्णनीय। चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा वाला 16 का।
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, खून पसीना एक करना। आइए इनका उत्तर देखते हैं। तो देखिए ये पहला देख रहे हैं, खून पसीना एक करना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, यानी ऐसा वाक्य हमें बनाना है जिसमें खून पसीना वाला वर्ड आ जाए। तो प्रावीण्य सूची में स्थान लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो देखिए खून पसीना एक करना, ये इस वाक्य में प्रयोग हो गया, तो ये वाक्य में प्रयोग कहते हैं। आइए इसका दूसरा देखते हैं, गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भरा है, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें छूकर, चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, उसके पसंद के कार्य करके, उनकी पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अथवा वाला। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। मेहनत कश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाले। बादशाह का अर्थ है अपनी मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। ये देखिए पूरा काव्यांश दिया गया है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। तो देखिए संदर्भ यानी ये वाक्यांश काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम, उस पाठ का नाम है पद और उनके कवि का नाम है सूरदास। ये संदर्भ हो गया हमारा। अब आते हैं इसका प्रसंग। अब इसमें जो बात कही गई है, क्या बताया गया है, वो हम प्रसंग में लिखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान बताते हुए व्यंग करती हैं। वही इस काव्यांश में बताया गया है। अब देखिए भावार्थ। काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक दिए जाएं। आपको अपनी बुक से या गाइड या सीरीज या कुंजी से इसका अर्थ आपको देखना है, पहले सीखना है, फिर उनको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ जो वैल्यूअर है उसे ये नोट करके बताया गया है, आपको कैसे करना है, चेक करना है। तो आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी, इसका अर्थ देखना पड़ेगा, क्योंकि समय की लिमिट थी तो जल्दी ही वीडियो बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अथवा वाला। ये भी वही एक काव्यांश दिया गया है। तो देखिए काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो पाठ का नाम है, किस पाठ से इस काव्यांश लिया गया है, वो है आत्मकथ्य। कवि का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवि ने अपने दुख भरे जीवन की कहानी लिखने का कारण बताया है। अब वही इसका भावार्थ आपको अपनी बुक से सीखना है, फिर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। वही है, तो ये एक गद्यांश दिया गया है, ये पूरा, इसकी प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उत्तर देखते हैं। संदर्भ, पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में बाल गोविंद भगत के मानवीय रूप का अंकन किया गया है। बाकी ये जांचने वाले के लिए निर्देश हैं। तो आपको व्याख्या यानी भावार्थ।
आपको अपनी बुक से सीखना है और इसमें लिखना है। समय अब आपके कारण यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वही है। काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है आदि। इस प्रकार ये गद्यांश दिया गया है। तो उत्तर देखते हैं इसका। संदर्भ, पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया है? नौबत खाने में इबादत इस पाठ का नाम है। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन परंपरा का उल्लेख किया गया है। व्याख्या आपको स्वयं करनी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। आइए देखते हैं। उत्तर 20, अनुच्छेद लेखन यानी मीठी बोली पर एक टॉपिक लिखना है हमें। तो देखिए, मीठी बोली हमारे वाक्यों को सुंदर सुखद बनाती है, जो लोगों को हमसे जुड़ने बातचीत करने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है, बल्कि यह लोगों को हमारी बात सुनने के लिए मजबूर करती है। इसलिए मीठी बोली का महत्व बहुत अधिक होता है। जब हम मीठी बोली का प्रयोग करते हैं तो हमारे वाक्य न केवल अधिक प्रभावशाली बनते हैं, बल्कि वे सुखद भी लगते हैं। इससे लोग हमारे साथ बातचीत करने को उत्सुक होते हैं और हमें एक समझौता बनाने का मौका देते हैं। यदि हम अश्लील अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे लोगों के मन में हमारे प्रति उन्नति की जगह नफरत उत्पन्न हो सकती है। जब हम मीठी बोली का उपयोग करते हैं तो हम लोगों को अपने अंतर्निहित भावों का व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इससे हम अपने वाक्यों को अधिक समझदार बनाते हैं, जो लोगों को अपने साथ जुड़ने वाले होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक आदर्श विज्ञापन की विशेषताएं। पहला, अवैयक्तिक। विज्ञापन अवैयक्तिक होता है। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए या उसके समक्ष नहीं किया जा सकता। दूसरा, व्यापकता। विज्ञापन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके लिए विज्ञापन में बहुत से माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, क्रय हेतु प्रेरणा। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को विज्ञापन वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब देखिए, एक है, श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब असंख्य रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते, राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनोजी, भाग्य लेख होता ना मनुज का, होता कर्मठ भुजि ही। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहले तो शीर्षक पूछा गया है, फिर राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशय है, और तीसरा है उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अपठित काव्यांश है ये, इसका शीर्षक हो जाएगा श्रम का महत्व। तो पहला हो गया इसका उपयुक्त शीर्षक। अब दूसरा, राजा प्रजा नहीं कुछ होता। राजा प्रजा कुछ नहीं कुछ होता से कवि का आशय है संसार में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। अब तीसरा क्वेश्चन, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ। तो उपयुक्त काव्यांश का सटीक भावार्थ लिखने पर स्वविवेक से मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाएं। तो ये जो कॉपी जांचने वाले होते हैं, आप जिस प्रकार उसमें भाव लिखेंगे, जितनी अच्छी भाषा लिखेंगे, तो यहाँ पर नोट करके बताया गया है कि उसे अपने स्वविवेक पर आपको नंबर देने हैं। तो आपको अपने जो भावार्थ है वो प्रभावशाली तरीके से लिखना है। तो ये अपनी आप बुक से सीख कर आप इसे लिखें कि सब आपके कारण यहाँ पे भावार्थ नहीं दिए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अथवा वाला, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए, ये प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश। ये गद्यांश दिया गया है, इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो आप इसे पढ़ें।
कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। आशा उत्साहित करती है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है। असुरक्षा का भाव आता है। तनाव का बवंडर आ जाता है। मन उत्साहहीन हो जाता है। मन में निराशा को नहीं, आशा को बचना चाहिए। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके हमें आंसर देना है। चलिए उत्तर देखते हैं। अपठित गद्यांश से शीर्षक इसका हो जाएगा आशा का भाव। यानी पूरा वाक्य पढ़ने पर हमने पढ़ गया जो किस टॉपिक पर आधारित है, तो ये है, इसका उपयुक्त शीर्षक है आशा का भाव। दूसरा है निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। तो निराशा का भाव क्यों जागृत होता है? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के बाद भी अगर हम असफल हो जाने के कारण निराशा का भाव जागृत होता है। तीसरा क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के सारांश लिखिए। यानी ये इसका भावार्थ लिखना है, वो भी शॉर्ट तरीके से। तो इसमें बताया है स्वविवेक के आधार पर मूल्यांकन करता आपको नंबर देगा, आप अच्छे से भावार्थ लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए, आप पे जो बुक है या किताब है उसमें एक फॉर्मेट के आधार पर सभी लेटर दिए गए हैं, तो आपको उसमें देखना है अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को लेटर लिखना है। तो देखिए, ये मार्किंग बताई गई है किस प्रकार को आपको नंबर मिलते हैं। जब भी आप प्रार्थना पत्र आपकी गाइड कुंजी किताब में देखेंगे तो उसे आप याद कर लेना है। अब मार्किंग आपको नंबर कैसे मिलेंगे? संबोधन लिखने पर। संबोधन का मतलब है किसी अधिकारी को हम जब पत्र वगैरह लिखते हैं तो संबोधन लिखते हैं, ठीक है। सर हुआ, महोदय जी आदि जो संबोधन शब्द होते हैं उन्हें लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। विषय लिखने पर, जैसे हम लिखते हैं ना, विषय के संबंध में अपना पत्र है, आवेदन है, तो अगर आप विषय भी लिख देंगे तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाएगा। अब पत्र का मुख्य भाग लिखने पर, जो आप अंदर की पूरी कहानी लिखेंगे उस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब लास्ट में आवेदक, समापन, प्रेषक लिखने पर, स्थान, दिनांक लिखने पर, तो उसको आपको 1 अंक मिलेगा। यानी आपके संबोधन और विषय लिखने पर ही 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इस चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मेट है। आपके यहाँ आपको पत्र दिखाना समय के अभाव के कारण पॉसिबल नहीं हो सका है, तो अपनी गाइड कुंजी में देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। यहाँ भी वही है, ये देखिए अनौपचारिक पत्र कहते हैं इसे। संबोधन लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। पता लिखने पर आपको फिर 1 अंक मिल जाएगा। पत्र का मुख्य भाग लिखने पर, ठीक है, तो आपको फिर 1 अंक मिल जाएगा। अब समापन, प्रेषक का नाम लिखने पर, दिनांक लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो आप गाइड कुंजी से अपना याद कर लेना। चलिए, क्योंकि आपका पेपर जल्दी है तो जल्दी में ये वीडियो बनाना पड़ रही है, तो सारा मटेरियल देना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसके लिए खेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है हमें। इतने सारे टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक विषय पर आप निबंध याद किया हुआ लिख सकते हैं या बना कर भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिलाठिया एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। ये थी क्लास 10th की वीडियो 2023 के लिए फॉर क्लास 10th। वेट फॉर द माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।